नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं की विज्ञान की किताब एनसीईआरटी की बुक का अध्याय 3 का नाम है यहाँ पर हमारा धातुएं एवं अधातुएं। यह हमारा अध्याय 3 का नाम है धातुएं एवं अधातुएं। आज मैं ये चैप्टर आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। अध्याय 3 धातुएं एवं अधातुएं वाला चैप्टर यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो तक की जो क्लास चली थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बता चुका था कि आयनिक बंध बनता कैसे है, है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कीजिए कि आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। लिखो आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। और इसका जो उत्तर है वो आपको विज्ञान की बुक के पेज नंबर, इसका आंसर आपको विज्ञान की बुक के पेज नंबर 54 पर मिल जाएगा। आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुण धर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आराम से आ सकता है और इसका उत्तर भी यहाँ पर 5 नंबर लायक दिया है। पूरे पॉइंट लिखना पड़ेगा। भौतिक प्रकृति, गलनांक एवं क्वथनांक, घुलनशीलता, विद्युत चालकता, ये पूरे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। हम क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक यौगिकों के हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर गुणधर्म पढ़ रहे हैं। आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं एक बार हम फिर समझ लेंगे। जैसे कि एक परमाणु हो गया यहाँ पर हमारा सोडियम। एक परमाणु क्या हो गया हमारा यहाँ पर? सोडियम हो गया। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है 11। मतलब कि सोडियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। मतलब सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? सोडियम का जो परमाणु होता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये पहली कक्षा में चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो हो गए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन आपके जो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे? 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चल जाता है हमारा? तीसरी कक्षा में चल जाता है। तो तीसरी कक्षा को बोलते हैं हम संयोजी कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा को हम क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा बोलते हैं। और सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का है ना के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला होता है हमारा क्लोरीन। अगला यहाँ पर क्या है हमारा? क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर हमारा 17। क्या बोला मैंने? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर होता है हमारा कितना? 17 होता है। मतलब ये हो गया आपका क्लोरीन का नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन की? 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये हो गए। ठीक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन आपके ही चले गए। नियम याद रखना, पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। दूसरी में 8 जा सकते हैं। तीसरी में 18 जा सकते हैं। और चौथी में 32 जा सकते हैं। चौथी में कितने जा सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कौन सी कक्षा में? चौथी कक्षा में। दूसरी में कितने जा सकते हैं? अबे हाँ 8 जा सकते हैं। हाँ सही बताया। दूसरी में कितने जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2 और 8 कितने हो गए यहाँ पर आपके? 10 हो गए। परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। 17 में से 10 चले गए। कितने बचे? कहाँ रे? कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? तीसरी कक्षा में। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जिससे पूछूंगा वही कितने हैं तो बताने कितने बोला? क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? क्यों पीछे किसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु क्रमांक 17 है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। 8 और 2 हो गए 10। बचे 7 इलेक्ट्रॉन। 7 काहे में जाएंगे? आपके तीसरी कक्षा में जाएंगे, है ना।
तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 7 हो जाएंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर आपके? कितने हैं? तुम बताओ काजल कितने हैं? जिससे पूछूंगा कितने? 7। वेरी गुड है ना, बैठ जाओ ना। कितने हैं? 7। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1। अब ये अष्टक पूरा करने के लिए हर परमाणु चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दान कर देता है, मतलब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। क्लियर है? आया समझ में? देखो ये हो गया सोडियम। सोडियम की बाहरी कक्षा में होगा यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। और जो हो गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपके? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या करता है? सोडियम अपने एक इस इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन चार्ज आता है। तो सोडियम पर जाएगा यहाँ पर कौन सा चार्ज है? धन चार्ज। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गए, उस पर आता है ऋण चार्ज। सोडियम बन गया धनायन और ये बन गया यहाँ पर आपका ऋणायन, और इन दोनों के बीच आकर के धन वाला ऋण वाले से आकर के बंध बना लेता है और बन जाता है यहाँ पर आपका NaCl, नमक का यौगिक बन जाता है। इस प्रकार बने यौगिक को अपन क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को लिखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? इसका उत्तर मिलेगा आपको पेज नंबर 54 पर। पेज नंबर 54 पर 5 नंबर लायक यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है ना। 5 नंबर लायक क्या बन के आ सकता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन करके आ सकता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को लिखना है। देखो पहला भौतिक प्रकृति, पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर आपका? भौतिक प्रकृति। समझो, अब समझना भौतिक प्रकृति कैसी होती है। धन आयन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक थोड़े ठोस और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक जो नमक होता है Na+ मतलब NaCl होता है नमक का यौगिक, सोडियम क्लोराइड। Na को पढ़ते हैं सोडियम और Cl को हम पढ़ते हैं क्लोराइड। जो NaCl होता है जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, नमक, नमक के जो डिगले आते हैं, पहले डिगले वाला नमक आता था। नमक कितने बड़े बड़े वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? गड़ी, कौन सा नमक बोलते हैं? गड़ी नमक। बड़े बड़े डिगले होते थे नमक के। तो वो कैसे होते हैं? दबा के देखना, ठोस होते हैं ना। किसी को फेंक के मारेंगे मुंडी फूट जाएगी उसकी, क्योंकि ठोस होते। कैसे होते हैं वो? ठोस होते। तो भौतिक प्रकृति जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते। एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाएगा, तो कौन सा यौगिक बनता है? आयनिक यौगिक बनता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन के बीच, किसके बीच? धन आयन और ऋण आयन के बीच प्रबल बंध होता है, बहुत कस के बंधे हुए होते हैं, है ना। दोनों कैसे बंधे होते हैं? धन आयन और ऋण आयन बहुत प्रबलता के साथ क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। इसी कारण ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर। भंगुर का मतलब होता है जब आप इसको पीटते हो तो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाते हैं। नमक के डिगले को आप पीटोगे, शक्कर के डिगले को आप पीटोगे तो ये चूर्ण में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, और दाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई ठोस है, जैसे कि कोई क्या है? ठोस है। इस ठोस को अगर मैं गर्म करूंगा, तवा में रख के मैं नीचे का करूंगा, इसको गर्म करूंगा, यहाँ मैं नीचे लगा दूंगा आगी, लगा दूंगा आगी, इसको मैं करूंगा गर्म। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघल करके लिक्विड बन जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। तो जो आयनिक यौगिक के जो गलनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। आप नमक को पिघला करके दिखाओ, गर्म करके, जैसे कि लोहा गर्म करके पिघलाते हैं ना, तो 100 डिग्री आप कितना गर्म करोगे उसको? कितना गर्म करोगे? बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के लिक्विड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो उनके गलनांक भी क्या होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। और क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्वथनांक किसको बोलते हैं? वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में चेंज हो जाए। जैसे कि पानी,
पानी होता है आपका द्रव। जब आप किसी गंजे में पानी को भरते हैं और नीचे से जब आप उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन नमक को पिघला करके फिर और गर्म करके उड़ाना, मतलब कि गैस में चेंज करना, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? इनके बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, है ना। क्योंकि आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बंध बनता है उसको बोलते वैद्युत संयोजी बंध। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत संयोजी बंध बोलते। ये इतना प्रबल होता है कि इस बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देना पड़ता है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो आयनिक बंध बना होता है उस बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हमको क्या देना पड़ता है? ऊर्जा देना पड़ता है। अगला घुलनशीलता। घुलनशीलता आयनिक यौगिक एक होता है, आयनिक यौगिक जो होते हैं, देखो विलयन जिसमें कोई भी चीज घोली जाती है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पानी, क्लियर? एक क्या होता है? पानी होता है, पानी में कोई भी चीज हम घोल सकते हैं। और एक होता है कार्बनिक विलायक, जैसे कि बेंजीन का लिक्विड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वाले लिक्विड होते हैं। तो जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। नमक पानी में घुल जाता है ना, है ना कि नहीं? तो जो वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। और केरोसिन पेट्रोल में नमक नहीं घुलेगा, है ना। केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल, केरोसिन पेट्रोल आदि में अविलय होते हैं। अगला होता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता ये ठोस की अवस्था में, ठोस मतलब कि अगर ये ठोस रहेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह ये नहीं करते। लेकिन विलयन की अवस्था में अगर ये गल जाएंगे, मतलब गीले हो जाएंगे या पानी में घुल जाएंगे, तो ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। ठोस रहेगा नमक तो उसमें करंट इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन पानी में घोल दोगे उसको तो करंट चल जाएगा, छीके देखोगे चिपक के मर जाओगे। फिर मतलब कि फिर खाना फिर, है ना, निपट जाओगे, फिर सब्जी पूरी बटेगी 13वीं के दिन, है ना कि नहीं। इसलिए ऐसा उटपटांग काम करना है क्या? नहीं करना है ना कि नहीं, है ना। देखो तो क्या बोला मैंने? आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। कौन से यौगिक करते हैं? आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। समझ में आया? ये होता है ना। देखो विद्युत चालकता, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में आयन उपस्थित करते हैं। ये Na+ जब ठोस रहेगा तो आयन में चेंज नहीं होगा, लेकिन पानी में घोल देंगे तो ये Na+ और Cl- आयन में ये टूट जाएगा। तो ये जो आयन होते हैं ये विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ये आयन ही क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्लियर है? चलो अब अगला क्वेश्चन यहां पर लिखो। धातु को निष्कर्षण इससे हटा दिया गया है ना। धातु को परिष्करण वो भी हट गया, संक्षारण नहीं हटा। अध्याय 1 का हटा संक्षारण, इसका नहीं हटा। संक्षारण भी हट गया इसका। फिर भी समझ लो संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण किसको बोलते हैं? पेपर में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण का मतलब क्या होता है? कोई भी धातु, जैसे कि आप देख सकते हो ये लोहा की धातु हो गई, देखिए हो गई लोहा की धातु हो गई। ये जो हमारी लोहा की धातु दिख रही है, ये लोहा की धातु है ना। ये पहले बिल्कुल चमकदार थी और बहुत ही बिल्कुल झकाक दिखने वाली थी, है ना। हमारी लोहा की धातु बिल्कुल चमकदार थी बिल्कुल, और चिकनी इसकी बिल्कुल सतह थी। लेकिन क्या हुआ, वायुमंडल के उपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो भूरे रंग की एक पपड़ी जम गई है, दिख रही है। ये भूरे रंग की क्या जम गई है? पपड़ी जम गई है। देखो ये क्या जम गई यहाँ पर? अच्छे देखो कान, है ना, आँख फाड़ फाड़ के, है ना, क्या जम गई यहाँ पर, है ना, भूरे रंग की यहाँ पर क्या जम गई है? पपड़ी जम गई है। तो ये जो लोहा जो खराब होता है, किसी भी धातु के खराब होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। उसी प्रकार क्या होता है कि जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें हरी नीली परत जम जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जो चांदी होती है, देखो चांदी की चेन में नई वाली लेके आया,
है ना कि नहीं। जो चांदी होती है, चांदी बिल्कुल चमकदार होती है, पर नई नई खरीदते कैसी हो जाती है, चमकदार रहती है, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, इसकी सतह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना कि नहीं, है ना। क्लियर है। इसको अपन क्या बोलते हैं, संक्षारण होना। धातु को अपन कहते हैं संक्षारण। लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तन हरे नीले हो जाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, है ना कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको हम, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, अब हमको संक्षारण से सुरक्षा करना है। संक्षारित कब होती कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर खराब हो रही है ना, उसका एक ही कारण है, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। आग लग रही है, ऑक्सीजन क्या करती है, दहन करती है, ऑक्सीजन। जल H2 होता है नमी, H2 होते हैं नमी, जल में भी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन खराब करती है कोई भी चीज़ को। होता क्या है, जब कोई भी धातु, ये हो गई आपकी धातु, जब किसी धातु की सतह दिख रही है, किसी धातु की सतह, ये होगी धातु की सतह, जब किसी धातु की सतह, ये सतह जब वायुमंडल के संपर्क में आती है, तो वायुमंडल में क्या होती है, आपकी नमी होती है। वायुमंडल में क्या होती है, यहाँ पर आपकी नमी होती है। वायुमंडल में क्या होती है, आपकी नमी होती है। तो वायुमंडल की जो नमी होती है, जब ये वायुमंडल की नमी से क्रिया करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है, वो नमी यहाँ पर भूरे रंग की जंग का निर्माण कर देती है। तो अब संक्षारण से हमको बचाना, तो उपाय क्या होगा, इसका संपर्क हवा से होने से रोक दो। तो कैसे रोकोगे, इसके ऊपर पेंट करके, धातु की सतह में पेंट करके हम धातुओं का संपर्क सीधे वायुमंडल में होने से रोक सकते हैं। आ रहा समझ में, धातु के ऊपर क्या करके, पेंट करके धातु का संपर्क हम सीधे वायुमंडल में होने से रोक सकते हैं और धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। दूसरा, आयल लगा करके या फिर ग्रीस लगा करके, जब इसमें हम आयल पोत देते हैं या फिर ग्रीस पोत देते हैं, तो धातुएं जो होते हैं वो सीधे वायुमंडल के संपर्क में नहीं आती है और एक प्रकार से हमारी धातु संक्षारित होने से बच जाती है। अगला, दूसरी धातु की परत चढ़ा करके, इसके ऊपर आप जस्ते की परत चढ़ा दोगे, उसको बोलते हैं बलिदानी रक्षण, बलिदानी रक्षण बोलते हैं। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, खराब कौन होगी, जस्ता खराब होगी और अंदर की हमारी धातु क्या बचेगी, यहाँ पर सेफ रह जाएगी। या फिर मिश्र धातु बना करके, लोहा और कोई दूसरी धातु को गला करके एक नई वाली मिश्र धातु बना देंगे, स्टील बना देंगे। स्टील में जंग लगती है क्या, नहीं लगती है। जैसे कि ये स्टील, तो जिस बेंच पे बैठे हो वो स्टील की है और नीचे जो पाइप लगा है वो लोहा का है। आ रहा समझ में, तो ऊपर वाली खराब नहीं होगी, नीचे वाली क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो ये होता है। क्लियर। इस प्रकार से हम संक्षारण से क्या कर सकते हैं, धातुओं को बचा सकते हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देख लिए। किसी ने वो लेकर के आया है जी, देखो यहाँ पर ये दिया है कुतुब मीनार, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार, पेज नंबर 60 पर। संक्षारण से सुरक्षा कहाँ पर है, पेज नंबर यहाँ पर आपकी 60 से है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार, लगभग 1600 वर्ष पूर्व, आज से 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहकर्मी, भारत देश के जो टेक्नोलॉजी वाले जो लोहकर्मी थे, भारत के लोहकर्मी ने दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनाया। देखो ये दिख रहा है, दिल्ली में क्या बनाया, लोह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की, है ना, कि वो लोहे में जंग लगती नहीं है। पूरे वैज्ञानिक अभी तक परेशान है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दी भारत देश के लोगों ने कि जंग नहीं लग रही लोहा में, है ना कि ये होता है एक, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर मिश्र धातु वाला क्वेश्चन भी आपका बन करके आता है। किसी ने गाइड लेकर के आया विज्ञान की, चलो पूजन लेके आई है ना, देखो देखो ना, बारीकी समझेंगे यहाँ पर हम। अध्याय 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया, क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर समझना है। मैं शिवलाल की गाइड से आपको समझा रहा हूँ, आपके पास जो भी गाइड हो आप उससे पढ़ लेना, समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखो, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट करो। क्वेश्चन बस लिखना है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। किस किस में अंतर लिख रहे हैं हम, धातु एवं अधातु में अंतर लिख रहे हैं।
अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चल पीछे तू बता, ये धातु है का धातु है? ये क्या है? ये धातु है का धातु है? बोल जम से। वेरी गुड, अधातु है ना। और ये लोहा क्या है? धातु है। इतना समझता है, चलो अच्छी बात है यार, टैलेंटेड लोग आए बिल्कुल कोचिंग में ना। धातु और धातु है ना। धातु और धातु में रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर। धातु है वर्सेस अधातु, धातु और अधातु की लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर अपन, है ना। WWE, धातु वर्सेस अधातु, है ना। देखो ना, पहला धातु। धातु अपचायक होती है। धातु क्या होती है? अपचायक। धातु कैसी होती है? अपचायक। अपचायक धातु कैसी होती है? अपचायक होती है। धातु अपचायक होती है। और अधातु क्या होती है? अधातु उपचायक होती है। अधातु कैसी होती है? उपचायक होती है। धातु कैसी होती है? अपचायक होती है। धातु कैसी होती है? अपचायक। अपचायक होती है। अपचयन की परिभाषा क्या होती है? अपचयन ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो जो कोई भी जो धातु होती है वो दूसरे वाले पदार्थ में से ऑक्सीजन निकाल लेती है और क्या बना लेती है? ZNO बना लेती है। अपचयन की परिभाषा पेपर में आती है, किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और जो ऑक्सीजन को निकालता है उसको अपचायक बोलते हैं। तो धातु अपचायक होती है क्योंकि ये सामने वाले पदार्थ में से ऑक्सीजन को निकाल लेती है। आया नहीं? समझ में आ गया? किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और धातु सामने वाले पदार्थ में से ऑक्सीजन को निकाल लेती है, इसलिए धातु क्या होती है? आपकी अपचायक होती है। अधातु क्या होती है? अधातु उपचायक होती है। उपचायक उपचयन की परिभाषा क्या होती है? उपचयन की परिभाषा, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो अधातु जो होती है, जैसे कि कार्बन लिया मैंने, कार्बन क्या करता है? कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है ना। उपचायक। तुम सिर्फ इतना याद रखो भी, क्या तुम इतना याद रखो सिर्फ कितना, कि धातु क्या होती है? अपचायक होती है और धातु क्या होती है? आपकी उपचायक होती है। अगला, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। एक धातु की बात करूंगा यहाँ पर मैं, सोडियम, ये लिखा मैंने सोडियम, इसका ऑक्साइड होता है NaOH जो कि एक प्रकार का क्षार होता है। इसके बारे में पूरा पढ़ा चुका हूँ, कास्टिक सोडा, है ना। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपके क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु हो गई यहाँ पर आपकी Na क्या हो गया यहाँ पर तुम्हारा? सोडियम हो गया। सोडियम धातु का ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर NaOH। ये कैसा होता है? आपका क्षारीय होता है। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय और उदासीन होते हैं। अधातु के ऑक्साइड, कार्बन होती है धातु, इसका ऑक्साइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक प्रकार की अम्लीय गैस है। कैसी गैस है? अम्लीय गैस है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय या उदासीन होते हैं। किसके ऑक्साइड? अधातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय या उदासीन होते हैं अधातु के ऑक्साइड। अगला, धातु है। धातु जब कोई भी धातु, कोई भी क्या धातु, धातु मैंने ले ली यहाँ पर जिंक धातु। धातु जब अम्लों से क्रिया करती है, HCl, ये तेजाब का सूत्र होता है, इसको हम अम्ल भी कहते हैं। Zn हो गई आपकी धातु और अम्ल यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका अम्ल हो जाएगा। धातु जब अम्लों से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है।
कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु Zn जिंक क्या हो गई यहाँ पर आपकी धातु हो गई। ये किससे क्रिया कर रही है? अम्ल से क्रिया कर रही है। अम्ल का मतलब होता है तेजाब HCl। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका अम्ल हो गया, से क्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Zn का हो जाएगा यहाँ पर आपका Zn, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 है तो ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो बचेगी, हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पर क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। धातु अम्ल से क्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन अधातु जो होती है वो अम्लों से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करती है। धातु क्या होती है? धातु विद्युत धनात्मक होती है, मतलब धातु में करंट प्रवाहित होता है। और अधातु क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है, मतलब अधातुओं में करंट प्रवाहित नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहां पर आपको और बन करके आता है, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। प्लेटिनम कोमा सोना चांदी, क्वेश्चन समझेंगे। ये आपका अभ्यास, आपका जो अभ्यास है, आपकी विज्ञान की बुक का अभ्यास का 12वां क्वेश्चन है। आपकी विज्ञान की बुक का अभ्यास का 12वां क्वेश्चन, कारण बताइए। कारण बताइए कहाँ पर आपका क्वेश्चन है। सन 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, क्वेश्चन बस लिख लो, विज्ञान की बुक का अभ्यास का क्वेश्चन 12 लिख लो, नोट करो। विज्ञान बुक का क्वेश्चन 12, अभ्यास का क्वेश्चन 12, IMP लगा लो उसको ना। विज्ञान की किताब का अभ्यास अध्याय 3 ये लिख लो, अध्याय 3 धातु धातु अभ्यास का क्वेश्चन कौन सा? 12, क्वेश्चन 12। प्लेटिनम, तुम ये बताओ कि अपन जो चेन पहनते, कुछ भी पहनते है नहीं कि नहीं? मैं पहन रहा हूँ आजकल, है ना देखो ना, समझो ना, मजाक कर रहा हूँ देखो, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। कई लोग भैया सोने की चेन पहनते है ना, अरे वो हल्ला नहीं, समझो। कई लोग सोने की चेन पहनते हैं, कई लोग चांदी की पहनते हैं, और कई जो बड़ी बड़ी जो वो रहती ना हीरोइन मॉडल, बिल्कुल है ना, दीपिका पादुकोण हो गई, आलिया भट्ट हो गई, और कौन कौन सी अच्छी अच्छी हीरोइन है ना, ये लोग प्लेटिनम की पहनती। क्या की पहनती है? प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु होती है प्लेटिनम, हीरे से भी महंगी होती है। हीरे से भी महंगी क्या होती है? प्लेटिनम होती है। क्या होती है? प्लेटिनम होती है, हीरे से भी महंगी, है ना। तो प्लेटिनम का भी आभूषण बनता है, चांदी का भी आभूषण बनता है ना कि नहीं, और सोने का भी क्या बनता है? आभूषण बनता है। तो इन्हीं का उपयोग क्यों करते हैं? लोहे का कभी देखे उसमें नेकलेस, लोहे का नेकलेस पहन के कोई लड़की घूम रही है ना कि नहीं? लोहे का नेकलेस तो अपन बहुत बड़े बड़े बनवा सकते हैं, लेकिन कोई पहनता है क्या? नहीं पहनता है। तो इन्हीं का उपयोग क्यों करते हैं? देखो इसका कारण क्या है। लोहा जो होता है एक प्रकार से क्रियाशील धातु होता है। लोहा जो होता है वो हवा से क्रिया करके जर्रे में क्या बना लेता है? जंग बना लेता है। क्या बना लेता है? जंग बना लेता है। क्या बना लेता है? जंग बना लेता है। लोहा किससे क्रिया करके, है ना। तो लेकिन सोना, चांदी और प्लेटिनम अत्यंत ही कम क्रियाशील धातु होती है। ये किसी से क्रिया करती है क्या? नहीं करती है। सोना आप जिंदगी भर पहन लोगे तो वो क्रिया करके आपकी बॉडी में किसी प्रकार का रिएक्शन वो नहीं करेगा, है ना कि नहीं। इसलिए इनके क्या बनाए जाते हैं, और ये संक्षारित नहीं होती है, खराब ये नहीं होती है। इसलिए इनका उपयोग अपन काम में करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बन करके आया आपका कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित करके रखते हैं। तो इसका कारण यहाँ पर क्या, देखो सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, सोडियम एक प्रकार की धातु होती है ना, मैंने बताया था। सोडियम धातु, पोटेशियम धातु और लिथियम धातु अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। इसको अगर आप पानी में डाल दोगे तो विस्फोट हो जाता है। तो सोडियम क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित जो पानी के जो अणु होते हैं जल से क्रिया करके संचारित होती है। सोडियम वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्रिया करके क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। कौन खराब हो जाती है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम किससे क्रिया करके खराब हो जाती है? वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्रिया करके क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए इन धातु को अपन कायम में रखते हैं तेल के अंदर। किसके अंदर? तेल के अंदर संग्रहित करके इनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये देखो, एल्यूमिनियम जो होती है, अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम जो होती है, एल्यूमिनियम किसको बोलेंगे? आपकी गोली दवाई की गोली दवाई की टेबलेट आती है, उसके पीछे जो पत्ती लगी होती है ना, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसको अपन चीर के गोली निकाल के खाते हैं। समझ में, हाँ। और सेल जो होता है, सेल अपन जिसमें लगाते हैं ना,
सेल के पीछे स्प्रिंग नहीं लगी होती है क्या, वो भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। क्या की बनी होती है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बहुत क्रियाशील धातु है कि किसी से भी क्रिया कर लेती है, लेकिन फिर भी उसको उपयोग अपन कहाँ में करते हैं? खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखो, एल्यूमिनियम जो होती है ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, उसमें खाना जल्दी पक जाता है। अपन इधर से गर्म दिए तुरंत उसका बर्तन गर्म हो जाता है। एल्यूमिनियम का बर्तन तुम कहाँ पे गैस पे रखना, तुरंत खटाक से गर्म हो जाएगा वो, है ना कि नहीं? जल जाता, बर्तन जल जाता बिल्कुल। एल्यूमिनियम का गंजा, है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। एक बार मैंने क्या करा, एक बार मैंने गंजा रख दिया और पानी डालने भूल गया। गंजा तो गर्म होगा, ये पानी डाला तो जब आवाज़ आई चर्र करके, घर वाले जब चिल्ला रहा मेरे को कि कैसा, बिल्कुल वो सब छोड़ो, दूसरी बात है। लेकिन बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम क्या होती है? अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। एल्यूमिनियम कैसी होती है? देखो, एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक होती है और उसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च होता मतलब आसानी से गलती है क्या? नहीं गलती है। ये खोलते जल, अगर पानी खोलता हुआ पानी है, पानी कैसा है? अगर खोलता हुआ पानी है, खोलते हुए जल से भी क्रिया करती है क्या? नहीं करती है। एल्यूमिनियम उबलते हुए पानी से भी क्रिया नहीं करती है और हल्के अम्लों से भी क्रिया नहीं करती है ना कि नहीं? इसीलिए जब एल्यूमिनियम ना पानी से क्रिया कर रही है, ना एल्यूमिनियम अम्ल से क्रिया कर रही है, जब एल्यूमिनियम किसी से क्रिया कर ही नहीं रही है, तो उसमें हम खाना बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है? निष्कर्षण के प्रक्रम में, निष्कर्षण का मतलब क्या होता है समझो। अपन जैसे कि लोहा कहाँ से निकल के आया है? लोहा मिट्टी में होता है। मिट्टी में क्या होता है? लोहा। मिट्टी की जब जांच करते हैं तो हमको पता चलता है कि भैया यहाँ की जो मिट्टी है इसमें 50% लोहा है, या फिर इस मिट्टी में 2% क्या है, यहाँ पर आपका सोना है ना? तो फिर मिट्टी को अपन छानते हैं, मिट्टी का अपन निष्कर्षण करते हैं, फिर लोहा का अपन अयस्क प्राप्त करते हैं। तो किसी भी अशुद्ध धातु से, क्या बोला मैंने? किसी भी अशुद्ध धातु के ऑक्साइड से, किसी भी अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना को हम बोलते धातुओं का निष्कर्षण। धातु को निष्कर्षण किसको बोलते? को प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। वेरी गुड, है ना? क्या कहलाता है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। देखो, कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को, कार्बोनेट जैसे कि देखो, कार्बोनेट का एक अयस्क का एग्जाम्पल है, बारीकी समझना। कार्बोनेट का एक अयस्क CaCO3, यह है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर एक तत्व यहां पर छुपा हुआ है क्या? Fe, यहां पर एक Ca मतलब कैल्शियम धातु यहां पर छुपी हुई है, कैल्शियम का अयस्क छुपा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो इसी प्रकार जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, है ना, उनको पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। आपने देखे होंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको हम बोलते हैं पहाड़ी चूना का पत्थर, संगमरमर भी बोलते हैं। इसको पहले हम भट्टी में लिया करके हम इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करते हैं, तो Ca का हो जाता है यहाँ पर Ca, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। कार्बन बाहर निकल गया, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचता है। मतलब कि कार्बोनेट अयस्क को अपन ने ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी प्रकार सल्फाइड अयस्क को भी हम कहाँ में परिवर्तित करते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कार्बोनेटों की अपेक्षा, देखो ना, कार्बोनेट है ना, देखो, क्योंकि देखो कार्बोनेट अयस्क को एवं सल्फाइड अयस्क को हम काय में चेंज कर देते हैं? धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। और हम इनको धातु ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तित कर देते हैं कि हम इनसे आसानी से ऑक्सीजन निकाल सके और शुद्ध कैल्शियम, शुद्ध धातु प्राप्त कर सके। इसलिए हम कार्बोनेट अयस्क को या सल्फाइड अयस्क को हम काय में चेंज कर देते हैं? धातु ऑक्साइडों में चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11वां क्वेश्चन भी लिख लो, है ना। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के, मैंने अभी समझाया, कार्बन एक प्रकार की अधातु होती है, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है।
तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और कभी कभी ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन भी होते हैं। और धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? क्षारीय बनाती है। और अधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है ना। पगलाई मत करो तुम, है ना। समझ में आ रही आ रहा है? चुपचाप बैठो, बिल्कुल समझो यहाँ पे, है ना, पेपर में आएगा ये, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। किसको? लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। लोहा को जंग से बचाने का उपाय, पहला यशद लेपन। लोहे को जंग से बचाने का पहला उपाय क्या है? यशद लेपन। ये लोहा, इसको मुझे जंग लगने से बचाना है। बेचारा बोल रहा, अमन भैया मेरी रक्षा करो, मेरी शरण में आए, है ना। तो जो आता है मेरी शरण में, उसकी रक्षा करता हूँ मैं ना। तो देखो, लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखना है। पहले यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब होता है कि लोहे के ऊपर यशद मतलब जस्ते की परत चढ़ा देना, उसको अपन क्या बोलते हैं? यशद लेपन कहते हैं। उससे अपन जंग से बचा सकते हैं। दूसरा क्रोमियम लेपन, लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा करके भी अपन लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तेल या ग्रीस लगा करके, बहुत सारे तुम भी लिख सकते हो अपने तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी, देखो ऑक्साइड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अम्लीय ऑक्साइड, जैसे कि ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। पहला ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड। पहला ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा होता है क्षारीय ऑक्साइड। दूसरा क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है। पहला ऑक्साइड क्या होता है? यहाँ पर आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है। पहला ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड। और दूसरा ऑक्साइड होता है आपका क्षारीय ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब भी पूछ रहा हूं, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। फिर से, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चल बता रहे साक्षी। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। ये अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणों को करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन यहां पर आपका ये है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? एक ले लिया मैंने जिंक जस्ता की धातु और एक ले लिया मैंने कापर। जिंक पहली क्या हो गई? ये जिंक हो गई। जे क्या दिख रही है? जिंक हो गई। जे क्या दिख रही है? जिंक। जे हो गई जिंक धातु और जे हो गई कापर धातु। इसको मैंने अच्छा गर्म करके पिघला दिया। क्या कर दिया मैंने? गर्म करके पिघला दिया। और इसको भी मैंने गर्म करके पिघला दिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो बन जाती है पीतल धातु। क्या बन जाती है? पीतल, है ना। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल मिल जाना। मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, 2 धातु को मिला देना, मिश्रित कर देना। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है ना। 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। बोल बेटा। वेरी गुड, हाँ बोलो। वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है।
धातु का धातु का सामान्य मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है नहीं कि नहीं? बोल इधर, तू बोल। वेरी गुड। दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण का कहलाता है मिश्र धातु कहलाता है। अगला, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? गोल्ड, सोना, है नहीं कि नहीं? कौन सी धातु गोल्ड सोना संक्षारित नहीं होती है? अगला, खनिज किसे कहते हैं? खनिज, खनिज किसे कहते हैं? खनिज, खनिज का मतलब समझो। खनिज किसे कहते हैं बारीकी समझो। खनिज किसको बोलते हैं? जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, क्या बोला मैंने? जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उससे निकलने वाले पदार्थ, है ना, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। जैसे कि जमीन से निकलता है पेट्रोलियम, क्या निकलता है? पेट्रोलियम क्या होता है? काड़ा, वो काला, गाढ़ा, लसलसा, बदबूदार एक पदार्थ, परिभाषा इसकी, है ना, एक पदार्थ होता है ना, क्या होता है? एक पदार्थ होता है, उसको पेट्रोलियम कहते हैं। जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं, गर्म करते हैं, तो कुछ तापमान पर पेट्रोल निकलता है, कुछ तापमान पर डीजल निकलता है, कुछ तापमान पर मिट्टी का तेल निकलता है, कुछ तापमान पर बेसलिन निकलती है, वो बेसलिन को अपन लगाते हैं ओंठ में, है ना कि नहीं? कुछ तापमान पर फिर कुछ चारकोल, बहुत सारी गैसें वगैरह क्या होती है? निकलती है। आया समझ में? तो पेट्रोलियम से भले धातु नहीं निकल रही, लेकिन पेट्रोलियम भी खनिज है। जमीन से निकलने वाला कोयला भी क्या है? खनिज है। जो कोई भी पदार्थ हमारे लिए उपयोगी होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये होगी खनिज की परिभाषा। मतलब जो सब कुछ निकल रहा है, ऑल टोटल जो सब कुछ निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम खनिज बोलेंगे। लेकिन अयस्क किसको बोलेंगे? जिन खनिजों से, पूरे जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है। जैसे कि इतने सारे खनिज में से एक खनिज हो गया बॉक्साइड, है ना, उससे धातु, एल्यूमिनियम धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है। एल्यूमिनियम एक, है ना, अयस्क हो गया। जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाती है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। मतलब कि जितने भी अयस्क है, जितने भी क्या है? अयस्क है। हर एक अयस्क क्या है? अयस्क तो है, लेकिन साथ साथ में खनिज भी है। साथ साथ में क्या है? खनिज भी है। लेकिन हर एक खनिज अयस्क नहीं है। जैसे कि पेट्रोलियम खनिज तो है, लेकिन पेट्रोलियम से धातु नहीं निकलती, तो पेट्रोलियम अयस्क नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। देखो खनिज की परिभाषा ये लिखी है आपकी। क्वेश्चन कहाँ का है? आपकी बुक का पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 पर प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। उसका प्रश्न है परिभाषा दीजिए खनिज। खनिज क्या होता है? अब भी पूछ रहा हूँ। खनिज, खनिज की परिभाषा, पृथ्वी से प्राप्त, पृथ्वी मतलब धरती माता से प्राप्त, पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें से धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। और अयस्क किसको बोलेंगे? ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से एवं सुगमता पूर्वक निकाल ली जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। अब अगली परिभाषा देखना, गेंग किसको बोलते हैं? क्या बोला मैंने? गेंग। गेंग किसको बोलते हैं? अपन ने लाए एक अयस्क, उस अयस्क से अपन को सोना निकालना है। अपन को पता चला भाई कि यार जंगल में यार सोने की खदान है, बिल्कुल चुपचाप से जाएंगे, बिल्कुल सोना बनाना अपन चालू कर देंगे ना, है ना। कई लोग करते हैं, जो बड़े बड़े स्मगलर लोग रहते हैं, सरकार को नहीं पता कि सोना निकाल रहे हैं, हाँ सर, वो लोग सोना निकाल के बेचते जाते हैं, है ना कि नहीं। तो सोना, तो अब जब अपन धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, तो उस अयस्क में समाहित मिट्टी, धूल के कण, कंकड़, पत्थर, रेता, गोटा, जो सारे जो पदार्थ होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? गेंग कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2019 में आया है, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? तो इसको अपन ने अब भी समझाया मैंने आप लोग को। आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन के बीच उपस्थित, आयनिक यौगिकों में
धन आयन और ऋण आयन के बीच में बंध कैसा होता है? बहुत प्रबल बंध होता है, बहुत ताकतवर बंध होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए, वो भी यहाँ पर हम समझा देते हैं ना। ये पार्ट जाकर के आपको अच्छे से याद करना है। पेपर में क्वेश्चन आता है यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। पहला बोला यहाँ पर आपका सोडियम। पहला क्या बोला? सोडियम। पहला है सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी? सोडियम की बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना। देखिए बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना बहुत आसान होता है बनाना। देखो सोडियम को हम प्रकट करते हैं Na से। कहाँ से प्रकट करते हैं? Na से। ये हो गया यहाँ पर आपका नाभिक। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका? नाभिक। तो लड़की लोग इतनी बात क्यों कर रही? क्या हो गया? देखो सोडियम का दर्शाते हम Na से दर्शाते। क्या दर्शाते हैं? Na से। ये Na क्या हो गया यहाँ पर आपका? सोडियम हो गया। क्या हो गया? Na क्या हो गया यहाँ पर? सोडियम हो गया। क्लियर? सोडियम के बाहर क्या बनी होती है? कक्षाएं बनी होती है। ये हो गई यहाँ पर आपकी पहली कक्षा। ये क्या हो गया यहाँ पर आपकी? पहली कक्षा। ये हो गई आपकी कौन सी कक्षा? दूसरी कक्षा। ये हो गई यहाँ पर आपकी तीसरी कक्षा। अपन कौन सी कक्षा में? 10वीं कक्षा में है ना। ये कौन सी कक्षा हो गई? तीसरी कक्षा। सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। मतलब सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नियम हमेशा याद रखना कि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और तीसरी कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये चला गया। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलेगा। सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में से 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते। 8 चले गए तो 11 में से कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ पर हमने? 10 भर दिए। कितने भर दिए? 10 भर दिए। 8 और 2 कितने भर? 10 भर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन बचा वाला इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तीसरी कक्षा में। ये बन गई यहाँ पर आपकी बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना। क्लियर है? अगला बोल रहा है ऑक्सीजन की बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना है। किसकी बनाना है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। अब ऑक्सीजन की भी ऐसी बनेगी, 8 होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे में कितने चल जाएंगे यहाँ पर आपके? इसमें 2 ही कक्षा रहेगी। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे में कितने जाएंगे यहाँ पर आपके? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। तो 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ पर हमने? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे चले गए। अगला है मैग्नीशियम की बनाना। किसकी बनाना है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। पूरे परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में चल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, 12 में से 2 चलेगा। कितने बचे? 10 बचे। दूसरी कक्षा में कितने सकते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 12 में से 10 तो भर दिए। अब कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? आपकी तीसरी कक्षा में जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके कहाँ चले गए? तीसरी कक्षा में चले गए। समझ में आ रहा है? सिंपल सा अपना ये फंडा है ना। क्वेश्चन बन करके आएगा आपका क्या होता है जब। क्वेश्चन क्या बन के आएगा? क्या होता है जब, है ना। इसको मिटा दूं?
आप लोगों की कल की भी छुट्टी रहेगी और परसों की भी छुट्टी रहेगी। नर्सों के दिन कोचिंग लगेगी। मुंह पर मुस्का बांध के आना है। पहले बेल को मुस्का लगाते थे, अब आदमी लोग को भी क्या लगाएंगे मुस्का लगाना पड़ेगा। हाँ, छुट्टी कल की और परसों की रहेगी, है ना। नर्सों से कोचिंग लगेगी, है ना। देखो, पेज नंबर 51 के प्रश्न आपकी किताब में, पेज नंबर 51 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पेज नंबर 51 के प्रश्न 5वें नंबर से पीछे से चालू करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको बताऊं कैसा लिखा रहेगा। रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है जब जिंक की क्रिया आयरन सल्फेट से कराई जाती है? किसकी क्रिया? जिंक। जिंक का मतलब Zn की क्रिया किससे करवाई जाती है? आयरन सल्फेट। FeSO4 आयरन सल्फेट से करवाई जाती है। तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये जिंक जो है SO4 को लेके भाग जाता है। Zn को जाएगा यहाँ पर Zn SO4, और जो बेचारा अकेला रह जाता है, कौन? Fe के रह जाता है, अकेला रह जाता है कि नहीं? आया समझ में? जिंक और Fe सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट FeSO4 के बने क्रिया करवाए, तो जिंक ने FeSO4 से क्रिया कर लिया, ZnSO4 बना लिया, और Fe यहाँ से क्या हो गया? आपका अलग हो गया। Fe यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। एक क्वेश्चन अब, ध्वनिक किसे कहते हैं? ध्वनिकता किसे कहते हैं? सोनोरस किन्हें कहते हैं? जब प्लास्टिक है, प्लास्टिक को सब बजाऊंगा तो आवाज़ नहीं आ रही, और मंदिर का घंटा होता है टन से बजता है। कैसा बजता है? टन से, है ना कि नहीं? है ना, नहीं। अब कोई इंसान बैठा है, उसके पीछे जा घंटा बजा दो टन से करके, वो तो क्या हो गया करके, है ना कि नहीं? कॉमेडी वीडियो में करते हैं ऐसा ना। देखो, तो जो धातुएं जो होती है, समझना क्या बोला मैंने, धातुएं जब कठोर सतह से टकराती है, कौन किससे टकराता है? धातुएं जब कठोर सतह से टकराती है तो एक ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गुण को हम ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिकता। उदाहरण, मंदिर के घंटे एवं स्कूल की घंटियां। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है, भर्जन से आप क्या समझते हो? भर्जन। अगला क्वेश्चन क्या है? भर्जन। डालो हेडिंग भर्जन। जो बता रहा हूं वो लिखते भी जाओ, है ना। भर्जन से आप क्या समझते हो? भर्जन। भर्जन किसको बोलेंगे? टाइम हो गया क्या? आज पता नहीं चल रहा टाइम हो गया करके।